नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर के बारे में। हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर जो होता है वो होता क्या है। ये मुख्यतः एमबीए फाइनल ईयर का सिलेबस है और किस तरीके से हर पेपर में उसकी परिभाषा, विषय वस्तु, उद्देश्य और उपागम पूछता है। तो आज हम एग्रीकल्चर जियोग्राफी में इसका परिचय जानेंगे, इसकी परिभाषाएं जानेंगे। आइए परिभाषा के रूप में इसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम इसे कृषि को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि ही हम लोगों की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, तो इसलिए इसे जानना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये हमारी रूह से जुड़ी हुई है। तो आइए पढ़ते हैं कृषि एग्रीकल्चर के बारे में कि कृषि होता क्या है। परिचय के रूप में अगर हम देखें तो इसकी परिभाषाएं क्या है। कृषि शब्द का आशय सामान्य रूप में कृषि से लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत निराई, गुड़ाई, जुताई आदि कार्य करके खाद्यान्न उत्पादन को सम्मिलित करते हैं। कृषि शब्द की उत्पत्ति विज्ञान के अनुसार कृषि का जो अभिप्राय है वो कर्षण यानी खींचने से है, जिसमें हल चलाने या खेती करने की विशिष्ट क्रिया सम्मिलित है। कृषि का अंग्रेजी में समानार्थी जो है कृषि का वो है एग्रीकल्चर। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री एग्री मतलब एग्री का अर्थ है लॉन्ग तथा कल्चर का अर्थ है द केयर ऑफ कल्टीवेशन से हुई है, जिसका अर्थ है भूमि को जोतकर फसल पैदा करना। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, तो परिभाषाएं किसी एक का भी आसानी से याद कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आइए थोड़ा सबके अनुसार भी देख लेते हैं। कृषि की जो परिभाषाएं हैं वाटसन के अनुसार कृषि को मृदा की संज्ञा दी गई है, जिसमें फसलें उगाना तथा पशुपालन सम्मिलित है। अर्थात पशुपालन कृषि से भिन्न तथा वाटसन कृषि से भिन्न है तथा वाटसन आदि भूगोलवेत्ताओं ने कृषि के अंतर्गत शस्य का अर्थ किससे है, तो कृषि में मुख्यतः शस्य उत्पादन तथा पशुपालन दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। शस्य का मतलब होता है फसल, यानी फसल को हम ही शस्य कहते हैं। तो फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों से ही कृषि का अर्थ जो है वो सम्मिलित है। अब आइए किसके अनुसार तो हमने वाटसन के अनुसार देखा। अब हम हैम्फ्री के शब्दों में देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। कृषि के अंतर्गत फसलों तथा पशुओं के उत्पादन तथा उनके उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है। ये था हैम्फ्री के अनुसार। तो आप किसी के जिसके अनुसार आपको सरल लगे उसके अनुसार आप आसानी से याद कर सकते हैं। मैकार्डी के अनुसार है कि कृषि स्वदेश्य फसल उत्पादन तथा पशुपालन है। तो ये आसान है, आप इसके अनुसार याद कर सकते हैं। जिमरमैन के अनुसार भी, क्योंकि जिमरमैन का भूगोल के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं, तो इनका जो है वो आप याद कर सकते हैं कि कृषि के अंतर्गत पशुपालन, शस्योत्पादन, वृक्षारोपण, सिंचन, मत्स्य पालन तथा अन्य जलीय जीव पालन के कार्यों को सम्मिलित करता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। पशुपालन और जो फसल का उत्पादन है, वृक्षारोपण करना है, सिंचाई है, मत्स्य पालन, तो ये सब जो है वो कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित है। तो ये जिमरमैन के शब्दों में आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। लिस्ले के अनुसार है इन्होंने कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल का अंग मानते हुए भूमि पर किए गए मानवीय कार्यों का ये विवेचन, इन्होंने कृषि को जो है वो मानवीय कार्यों की विवेचना माना है। किसने, तो लिस्ले महोदय ने। तो ये प्रमुख जो परिभाषाएं थी प्रमुख कृषि भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, तो आप इसमें से एक भी याद कर सकते हैं, तो याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि
कृषि भूगोल की प्रकृति यानी कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। कृषि जो है वो मानव की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया यानी व्यवसाय है। कैसे? इसे कैसे समझा जाए कि इसमें क्या लिख दिया गया है, ऐसे ही थोड़ी ना लिखा गया हो, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो 3 शब्दों पर आधारित है। कोई भी चीज़ कहाँ है, कहाँ, क्यों, कैसे पर आधारित है। तो कृषि मानव की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया यानी व्यवसाय है। अगर हम इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ से भी हमें आज भी कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी, फिर कृषि प्रधान थी, और उसका जो नगर नियोजन था वो काफ़ी विकसित तरीके से था। कृषि के अंतर्गत फलोत्पादन तथा पशुपालन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो हम देखिए किस तरीके से भूगोल जो है वो कहीं ना कहीं इतिहास से भी संबंधित है, वो एक दूसरे से पूरक हैं, क्योंकि हेरोडोटस के अनुसार, जो हेरोडोटस ने कहा था कि अगर आपको इतिहास को समझना है तो आप भूगोल पढ़िए, और भूगोल को समझना है तो इतिहास का अध्ययन भी आपके लिए ज़रूरी होगा। तो उस अनुसार जिसमें इसमें पशुपालन की बात की गई, तो हम प्राचीन काल में देखते हैं सबसे पालतू जो पशु था वो कुत्ता था, जिसे पाला गया था, आदि का अध्ययन किया गया है। जबकि भूगोल का अध्ययन भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के क्षेत्रीय वितरण तथा अन्य संबंधों का अध्ययन करता है। तो भूगोल जो है, भूगोल का अध्ययन जैसे भौतिक है और सांस्कृतिक पर्यावरण के क्षेत्र पर आधारित है। भौतिक में किस तरीके से, कहाँ पर जैसे जहाँ पर मैदानी भाग होंगे वहाँ पर क्या होगा कि कृषि जो होगी वो अच्छी होगी, जलोढ़ मृदा में अलग किस्म की फसलें होंगी। वहीं पर अगर हम लेटराइट मृदा की देखेंगे तो वहाँ पर भी अलग प्रकार के, यानी जैसे भौगोलिक रूप से हम देखेंगे कहाँ कृषि करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी। पहला तो हमें मृदा की जो है वो मृदा देखना होगा कि किस तरीके से वहाँ पर मिट्टी है, उपजाऊ है कि अनउपजाऊ है। उसी तरीके से हम वहाँ पर फसलों का उत्पादन करेंगे। और दूसरा नंबर, फिर हमें फसलों के उत्पादन करने के लिए हमें जल की भी आवश्यकता होगी। तो जल के लिए हम कृषि कहाँ करना चाहेंगे? जहाँ पर हमें अधिक जल प्राप्त हो, जहाँ पर सतत वाहिनी नदियाँ हों, या फिर सिंचाई करने के लिए हमारे पास उचित साधन हो। तो उस तरीके से भौगोलिक दशाएं भी जो है वो कृषि को प्रभावित करती हैं और कृषि के लिए वो अधिक महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भूगोल में कृषि संबंधी कार्यों में फसलोत्पादन का भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के संबंधों पर यह बल देता है। अब हम वर्नहार्ड के अनुसार देखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए, इन्होंने कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान तथा भूगोल दोनों माना है, यानी कि कृषि को इन्होंने कृषि विज्ञान भी माना और कृषि भूगोल माना है। इसकी विषय वस्तु कृषि विज्ञान से है, जबकि इसका अध्ययन विधि का संबंध भूगोल से है। यानी विधि किस तरीके से, इसमें भूगोल का अध्ययन किस तरीके से कि कहाँ पर भौगोलिक दशाएं मिलेंगी कृषि उत्पादन के लिए, लेकिन विज्ञान से कैसे, उसमें कैसे वहाँ पर उसका किस किस तरीके से उसका उत्पादन किया जाए वैज्ञानिक विधि से। तो इस तरीके से कृषि का जो मुख्य रूप से या जो विषय है वो कृषि विज्ञान और कृषि वस्तु दोनों पर आधारित है। वर्नहार्ड की विचारधारा हेटनर द्वारा प्रतिपादित 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं पर आधारित है। अब हेटनर की हम देखिए, हेटनर द्वारा कैसी विशेषताएं जिस पर ये आधारित रखते हैं। पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यानी कि कृषि का इतिहास। भौगोलिक दृष्टिकोण, कृषि भूगोल। और है प्रादेशिक दृष्टिकोण, कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थव्यवस्था। अब वेवेल ने सन 1933 में जो है 1933 में कृषि भूगोल को विशेष रूप से इन्होंने सैद्धांतिक एवं उपयोगी बताते हुए इसे कृषि विज्ञान से पृथक रखा।
किसने? वेवेल ने। इन्होंने कृषि भूगोल का लक्ष्य धरातल पर कृषि की विभिन्नता का विश्लेषण करना बताया। यानी इन्होंने जो बेवल महोदय थे, इन्होंने बताया कि कृषि भूगोल का जो लक्ष्य है वो धरातल पर कृषि की विभिन्नता है। विभिन्नता कैसे है कि हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की धरातल पाते हैं। कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पर दलदली भाग है। तो अगर हम धरातल का अध्ययन करेंगे तो उसी तरीके से हम कृषि का भी उत्पादन करें। जैसे हम देखते हैं भारत में कि किस तरीके से कृषि होती है। अगर हम हिमालय क्षेत्रों की बात करें, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की बात करें, पर्वतीय इलाके की, तो वहाँ पर हम देखते हैं सेब का फलों का अधिक उत्पादन होता है। वहीं अगर हम सिक्किम वाले क्षेत्र में देखें तो मुख्यतः वहाँ पर चाय की पत्तियों का उत्पादन होता है। दार्जिलिंग वाला जो पठार है, असम क्षेत्र, ये सब है। और वहीं अगर हम गंगा यमुना के प्लेन की बात करें, मैदानों की बात करें, तो वहाँ पर गेहूँ चावल का अधिक उत्पादन होता है। तटीय क्षेत्र में अगर हम पश्चिमी भाग की बात करते हैं, तो वहाँ पर चावल, पूर्वी भाग में चावल का अधिक उत्पादन होता है। जबकि हम पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो वहाँ पर चावल का जो उत्पादन है वो कम होता है वो तटीय भाग में। बल्कि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक होता है गुजरात के क्षेत्रों में। और प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, जैसे कि तो इस प्रकार से राजस्थान वाले साइड में प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो अलग अलग प्रकार से कृषि होती है। वहीं अगर हम राजस्थान साइड में जाते हैं तो वहाँ की मृदा जो है वो मरुस्थलीय है, लवणीय है, तो वहाँ पर जो है वो मोटे अनाजों की कृषि होती है। तो कहीं ना कहीं धरातल पर किस प्रकार की धरातल पर हम जब उसका अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हमें पता लगेगा किस प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है, तो उसी प्रकार से हम वहाँ पर फसलों का उत्पादन करेंगे। तो ये प्रमुख जो व्याख्या थी वो बेविल महोदय ने ये कि अगर हमें कृषि भूगोल का जो लक्ष्य अगर हम रखते हैं तो हमें धरातल पर कृषि की विविधता का अध्ययन करना होगा। और इन्होंने भी इसे 3 शाखा में विभक्त किया है। पहला है सांख्यिकीय कृषि भूगोल, पारिस्थितिकी कृषि भूगोल और आकृतिक कृषि भूगोल। अब देखिए कृषि भूगोल को जो है वो लिखित 3 वर्गों में इसे विभक्त किया गया है। तो प्रथम वर्ग में आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। सांख्यिकीय कृषि भूगोल कृषि से संबंधित उत्पादन, वितरण, आकलन आदि का अध्ययन न केवल वर्तमान अपितु भविष्य के संदर्भ में बनाई जाने वाली योजनाओं को सुनिश्चित करता है, वरन कृषि खाद्यान्न उपज को भी ये वर्तमान में जो है वो परिदृश्य के संदर्भ में अध्ययन कर नियोजन करने का जो है वो कार्य करता है। प्रथम संदर्भ में। द्वितीय संदर्भ में हम देखने का प्रयास करेंगे कि द्वितीय संदर्भ में क्या होता है। तो देखिए द्वितीय संदर्भ में पारिस्थितिकी कृषि भूगोल पारिस्थितिकी का भी अध्ययन कराता है एवं कृषि काल में प्रयोग की जाने वाली रासायनिक जो उर्वरक हैं, कीटनाशक, खरपतवार एवं आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से पारिस्थितिकी किस स्तर तक प्रभावित हो रही है तथा क्या इसके परिणाम हो सकते हैं आदि का अध्ययन करता है। यानी जो इसमें मूलतः रासायनिक पदार्थों का उपयोग हो रहा है, उर्वरकों का प्रयोग कर, तो उससे धरातल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें किस स्तर तक वो प्रभावित हो रहा है, तो इस द्वितीय संदर्भ में हम इसका अध्ययन करते हैं। तृतीय वर्ग में इसे विभाजित करने का मुख्य कारण है कि आकृतिक कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि द्वारा निर्धारित भूदृश्यों जैसे फसल हो गया, नहर, सड़क, गांव तथा कृषकों के आवासों आदि को अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। इस त्रिपक्षीय अध्ययन से कृषि दृश्यावलियों के वितरण तथा क्षेत्रीय संरचना को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। तो देखिए फसल और नहर, सड़क, यानी कि अगर हमारा जो अच्छी सड़कें होंगी,
और नहर भी, यानी कि पानी हमें जल की जो आवश्यकता होगी वो आसानी से मिल जाएगी। तो उसमें कहीं न कहीं, और हमारा जो खेत होगा वो घर के समीप होगा, तो हम आसानी से कृषि की देखभाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कृषि का विषय क्षेत्र और उसकी परिभाषा